कैसे आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में हमने अभी तक अध्ययन जारी रखा है जीवाणुओं के बारे में। जीवाणुओं से संबंधित लगभग हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। बस अंतिम जो भाग रह गया है वो है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। अर्थात आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, अर्थात जीवाणु कहाँ कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं, लाभ उनके क्या है, उससे हानियाँ क्या हैं। हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा उनके बारे में स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में। तो हमारी आज की हेडिंग होगी स्टूडेंट्स, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो इसमें हमने आपको बताया कि इसका लाभप्रद, पहले देखेंगे लाभप्रद जीवाणु क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या क्या लाभ मानव जीवन पर, क्या क्या लाभ उनका है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि भूमि उर्वरता को बढ़ाने में जीवाणु भी भाग लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भी जीवाणु जो होते हैं और दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा रखा है आपको। और कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अर्थात भूमि में जो जीवाणु रहते हैं वो भी भूमि से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित करके पौधों को देते हैं। तो पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में ले सकते हैं, जैसे अमोनिया हो गया और आपका अमोनिया हो गया। इसके बाद कह सकते हैं कि नाइट्रेट, नाइट्राइट वगैरह, ये सारे जीवाणु अपने पोषण के रूप में लेते हैं, जिसके अंतर बनाते हैं और जिसके वो पौधे इनडायरेक्ट के रूप में जीवाणुओं से डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन वातावरण से इनडायरेक्ट के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने पोषण में, वृद्धि में आदि में यूजेज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे भी जीवाणु जो होते हैं जो क्या करते हैं, तो उनका औद्योगिक स्तर पर उनका उपयोग किया जाता है, जैसे एल्कोहल बनाने में हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिनको बेकरी उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल बनाने में, इसके बाद दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में। अर्थात कह सकते हैं कि जीवाणुओं का जो आर्थिक महत्व है, लाभप्रद क्रियाएं जो हैं बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ लाभप्रद क्रियाओं को हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व में पहले एक लाइन लिखेंगे, जीवाणु से मनुष्य जाति को लाभ व हानि दोनों होती है। इसका वर्णन निम्न है। जीवाणु से मनुष्य जाति को लाभ और हानि दोनों होती है। तो क्लियर है, रोग भी उत्पन्न करते हैं और दूध से दही बनाते हैं तो लाभ होता है, फिर ढेर सारे हैं, अब पढ़ेंगे तो आपको एक एक कर बताएंगे। तो जीवाणु से मनुष्य जाति को मनुष्य जाति को लाभ व हानि
हानि दोनों क्रियाएं होती हैं। लाभ व हानि दोनों होती है। लाभ व हानि दोनों होती है। दोनों होती है। इसका वर्णन निम्न है। अब इसका वर्णन पढ़ेंगे। इसका वर्णन निम्न है। निम्न है। जीवाणु से मनुष्य जाति को लाभ व हानि दोनों होती है। लाभ भी होता है, हानि भी होती है। और इसका वर्णन आगे देखेंगे। पहले लाभप्रद, पहले हेडिंग हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट्स? लाभप्रद जीवाणु। ये हेडिंग डालेंगे, लाभप्रद लाभप्रद जीवाणु। यूजफुल बैक्टीरियाज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इंग्लिश आप जानते ही हैं, यूजफुल बैक्टीरियाज। तो जीवाणु की कुछ लाभप्रद क्रियाएं निम्नवत हैं। चाहे लिख सकते हैं इसमें कि ऐसे जीवाणु जिससे मनुष्य जाति को लाभ प्राप्त होता है वे निम्न हैं। ऐसे जीवाणु जिनसे मानव जाति को लाभ प्राप्त होता है। वे निम्न हैं। अब उनके बारे में अब यहाँ पर स्टडी करेंगे एक एक करके। ऐसे जीवाणु जिनसे मानव जाति को लाभ प्राप्त होता है वे निम्न हैं। पहले भूमि उर्वरता में, जीवाणुओं को पढ़ रहे स्टूडेंट्स किसमें? भूमि उर्वरता में। इसमें पहला हेडिंग रहेगा हमारा भूमि उर्वरता में। या भूमि उर्वरता बढ़ाने में या भूमि उर्वरता में। तो देखेंगे इसमें कुछ जीवाणु होंगे, वो क्या करेंगे? भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो उनके बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं। जीवाणु भूमि उर्वरता की वृद्धि में सहायता करते हैं। जीवाणु भूमि उर्वरता में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। भूमि से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन वाले पदार्थ उपलब्ध करने में सहयोग देने वाले जीवाणुओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। लिख लेंगे इसको भी। भूमि से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन, भूमि से पौधों को निरंतर
नाइट्रोजन वाले पदार्थ नाइट्रोजन वाले पदार्थ नाइट्रोजन वाले पदार्थ उपलब्ध करने में उपलब्ध करने में सहयोग देने वाले जीवाणुओं को सहयोग देने वाले जीवाणुओं को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट, जीवाणु भूमि उर्वरता में सहायता करते हैं। जीवाणु भूमि उर्वरता में सहायता करते हैं। भूमि से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन वाले पदार्थ उपलब्ध कराते रहते हैं और उपलब्ध कराकर उनकी उर्वरा शक्ति को, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। तो कुछ जीवाणुओं को पढ़ेंगे जो भूमि उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अमोनी कारक जीवाणु। इसे सबसे पहला हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, अमोनी कारक जीवाणु। अमोनी कारक जीवाणु। अमोनी कारक जीवाणु के बारे में अब स्टडी करेंगे। ये जीवाणु भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को लिख लेंगे। ये जीवाणु भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। ये जीवाणु जो अमोनिकारक जीवाणु होते हैं क्या करते हैं स्टूडेंट्स, भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। मुक्त अमोनिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मुक्त अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तथा जल के साथ मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम
कार्बोनेट बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं, बनाते हैं। कुछ फसलें अमोनिया कार्बोनेट का, कुछ फसलें अमोनियम कार्बोनेट का अमोनियम कार्बोनेट का कुछ फसलें अमोनियम कार्बोनेट का नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं, नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये जीवाणु जो अमोनिक कारक जीवाणु होते हैं भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। मुक्त अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ मिलकर क्या बनाती है स्टूडेंट्स? अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। कुछ फसलें अमोनियम कार्बोनेट का उपयोग नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो कुछ फसलें क्या करती हैं? नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा अमोनिक कारक जीवाणु। यदि इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी आपको बता रखे हैं। एग्जाम्पल इसका है बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस माइकोइडिस। और भी है, एक ही एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो अमोनिक कारक जीवाणु का एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस माइकोइडिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा अमोनिक कारक जीवाणु। लाभप्रद जीवाणुओं का पहला जीवाणु है अमोनिक कारक जीवाणु। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। दूसरा आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं स्टूडेंट्स? स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु क्या करते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधे तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके देते हैं तो पौधे लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने वृद्धि और विकास में यूजेज करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु में आप लोग नोट करेंगे कुछ जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को, कुछ जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को
किस में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। यौगिकों में बदल देते हैं। बदल देते हैं। बदल देते हैं। तो याद रखेंगे, कुछ जीवाणु वायु में जो वायुमंडल है इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है, हम अभी जस्ट बताएं कि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, क्योंकि वायुमंडल में तो पता है आपको कि 78% के लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पौधे उसे डायरेक्ट रूप में नहीं ले सकते। उसको पौधे कैसे लेते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं? बदल देते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों में, और तब जाकर पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को क्या करते हैं? लेते हैं। तो उनको वही आप लोगों ने लिखा है, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिसमें आप लोग पहला लिखेंगे कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर, कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित, उपस्थित वायु को वायु से लिख सकते हैं। ये मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं ना, तो वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स
कि कुछ जीवाणु क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये मिट्टी के कणों के बीच जो वायु होती है उसमें से वायु से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और नाइट्रोजनी पदार्थों में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु की मृत्यु होने के बाद, इसमें लिखेंगे जीवाणु की मृत्यु होने के बाद जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन अवशोषित किए हैं और अवशोषित करके नाइट्रोजनी पदार्थों में परिवर्तित किए, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वही लिख रहे हैं, जीवाणु की मृत्यु होने के बाद जीवाणु की मृत्यु होने पर इनके अपघटन से मुक्त अमोनिया जीवाणुओं की सहायता से नाइट्रेट में नाइट्रोसोमोनास द्वारा और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रेट में यहाँ आप लोग नाइट्राइट लिख लेंगे, मिस्टेक हो गया है, जीवाणुओं की सहायता से नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास द्वारा और नाइट्राइट से नाइट्रेट में किस जीवाणु के द्वारा स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। नाइट्रेट में कोष्ठ में लिख लेंगे नाइट्रोबैक्टर द्वारा बदल दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि नाइट्राइट में जीवाणुओं की मृत्यु होने के बाद इनके अपघटन से मुक्त अमोनिया किसमें चेंज होती है, नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास द्वारा और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर द्वारा बदल दी जाती है, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट किस तरह
जीवाणु नाइट्रोबैक्टर। तो आपने देखा एक नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणुओं में कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और नाइट्रोजनी पदार्थों में बदल देते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल देते हैं। जीवाणु की मृत्यु, जब इनकी मृत्यु होती है, इन जीवाणुओं की मृत्यु होती है तो इनके अपघटन से मुक्त अमोनिया जीवाणुओं की सहायता से नाइट्राइट में बदल दी जाती है। जीवाणु जब मरते हैं तो अमोनिया किस में बदल दी जाती है? नाइट्राइट में। किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास द्वारा। और नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर द्वारा बदल दी जाती है, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये रहा बच्चों, इसका बी देख लेते हैं। बी इसका नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु कौन कौन है, इसका कार्य क्या है, इसके बी में आप लोग नोट करेंगे। बी देखेंगे, लेगुमिनेसी कुल के पौधे लिखेंगे, इसमें आते हैं जो दलहनी फसलें, उनको लेगुमिनेसी कुल में रखा गया है। लेगुमिनेसी कुल के पौधे जैसे कोष्ठ में लिखेंगे, जैसे चना, मटर, अरहर, चना, मटर, अरहर आदि। लेगुमिनेसी कुल के पौधे जैसे चना, मटर, अरहर आदि, और भी हो सकते हैं उड़द, मूंग, जो दाल वाली फसलें होती हैं आदि, के जड़ों में ग्रंथियां मिलती हैं, के जड़ों में ग्रंथियां मिलती हैं। ग्रंथिकाएं जिसको हमने कहा था, ग्रंथियां पाई जाती हैं या मिलती हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो लिख लेंगे, इनमें रहने वाले जीवाणु पोस्ट में लिख सकते हैं राइजोबियम। हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं आपको। राइजोबियम जीवाणु सहजीवी का एक उदाहरण भी है। राइजोबियम इनमें रहने वाले, ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम वायु से मुक्त नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। तो आपने यहाँ देखा स्टूडेंट्स कि लेगुमिनेसी कुल के पौधे जैसे चना, मटर आदि के जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें रहने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम वायु से मुक्त नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन के यौगिक
बनाते हैं नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, बदले में पौधे इन जीवाणुओं को रहने का स्थान देते हैं। बदले में पौधे इन जीवाणुओं को रहने का स्थान देते हैं। जो जीवाणु इनकी ग्रंथियों में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं और बदले में अपने रहने का स्थान पाते हैं। वही आप लोग लिख रहे हैं। यह सहजीवन का एक अनुपम उदाहरण है। यह सहजीवन का एक अनुपम उदाहरण है। इससे भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। इससे भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। तो ये रहा स्टूडेंट्स नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु का बी। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा जीवाणु पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइट्रीफाइंग जीवाणु। तो इसको मिटा देते हैं। नाइट्रीफाइंग जीवाणु नाइट्रीफाइंग जीवाणु, इसके बारे में भी आप जानेंगे। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर। इसमें लिख लेंगे आप लोग कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। नाइट्रोसोमोनास यह क्या करता है, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु और नाइट्राइट को
नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर आदि। तो ये रहे स्टूडेंट्स किसके बारे में, तो नाइट्रीफाइंग के जीवाणु के बारे में। तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु क्या करते हैं, तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। तो ये रहा भूमि के उर्वरता में वृद्धि करने वाले अर्थात भूमि में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणुओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे दूसरा, भूमि उर्वरता के बाद पढ़ेंगे दूसरा डेयरी उद्योग में। दूसरा है स्टूडेंट्स डेयरी उद्योग में, इनका उपयोग पढ़ रहे हैं ना। उद्योग में, डेयरी उद्योग में, डेयरी उद्योग में क्या होता है आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के मिल्क से, दूध से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती हैं, खाद्य सामग्री बनाई जाती है, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, विभिन्न प्रकार के और भी चीज़ें बनाई जाती है डेयरी उद्योग में। जैसे आप लिखेंगे तो जानेंगे। दूध से बनने वाले अनेक उत्पादों जैसे दही, पनीर, मक्खन को बनाने में लैक्टिक एसिड जीवाणुओं का उपयोग होता है। आपको पता है कि डेयरी उद्योग में स्टूडेंट्स जो यूजेज होता है जीवाणुओं का, वो लैक्टोबैसिलस होते हैं, LAB कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस LAB कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, LAB का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलस। यह सामान्यतया जो दही बनाई जाती है, दूध से दही, इसमें लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। दही से कुछ सामान्य जानकारी आपको दे दे स्टूडेंट्स, दूध और दही से संबंधित, क्योंकि डेयरी उद्योग आया है तो इसमें ज़्यादातर दूध और दही का ही उपयोग होता है। तो दूध से दही बनाने में, याद रखेंगे, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस यूज होते हैं, लैक्टोबैसिलस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि दूध से दही बनाने में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस याद रखेंगे। दूध से संबंधित और चीज़ें जान लीजिए और दही से। इनमें पाए जाने वाली जो शुगर होती है, शर्करा जिसको हम हिंदी में कहते हैं शर्करा, इसमें जो शर्करा पाया जाता है, जो इनकी मिठास होती है, उसको लैक्टोज कहते हैं, लैक्टोज शर्करा कहते हैं, या लैक्टोज शुगर। तो यहाँ पर आपने देखा दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, दूध में पाई जाने वाले जो शुगर होती है, शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बता दें कि इनका उपयोग डेयरी उद्योगों में कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि दूध से दही बनने वाले अनेक उत्पादों जैसे दही, पनीर, मक्खन को बनाने में लैक्टिक एसिड जीवाणु उपयोग किए जाते हैं। लिखेंगे दूध से बनने वाले अनेक उत्पादों, दूध से
बनने वाले उत्पादों जैसे दही, पनीर, मक्खन, आदि दही, पनीर, मक्खन आदि को बनाने में लैक्टिक एसिड जीवाणु, जिसको हम लोग LAB कहते हैं, LAB। इसका पूरा नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को LAB भी कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है LAB का बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट लैक्टोबैसिलस। जीवाणु का उपयोग होता है तो आप लोगों ने यहाँ देखा, दूध से बनने वाले अनेक उत्पादों जैसे दही, पनीर, मक्खन आदि को बनाने में लैक्टिक एसिड जीवाणु जैसे LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है LAB का लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है या होता है। ये जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा को दूध की लैक्टोज शर्करा को, हम जस्ट बताए हैं ना कि लैक्टोज शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा को दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। लैक्टिक अम्ल में या एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कभी कभी दूध रखा जाता है तो आज कुछ देर बाद वो फट जाता है, अपने आप फट जाता है। तो फटता क्यों है? क्योंकि ये जो लैक्टोज बैसिलस होते हैं उस दूध में एंट्री कर जाते हैं और दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे वह जो दूध फटा हुआ दूध होता है उसमें खट्टापन आ जाता है। वह खट्टापन किसके कारण आता है? तो ये लैक्टोज शुगर को किस में बदलने के कारण? लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण, जिससे वह दूध खट्टा
हो जाता है, खट्टा हो जाता है। दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दही बनाने में भी लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, तो आपने यहाँ देखा कि दही बनाने में भी लैक्टोबैसिलस का ही उपयोग किया जाता है। जितने लैक्टोबैसिलस बढ़ते हैं दही में उतनी दही खट्टी होती जाती है, क्योंकि उसमें जो उपस्थित शर्करा होती है उसको किसमें तोड़ते जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड में तोड़ते जाते हैं। तो एक दिन 2 दिन 24 घंटे बाद दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाती है। तो ये रहा डेयरी उद्योग में। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स औषधि बनाने में। औषधि बनाने में देख लेते हैं कौन कौन जीवाणु हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे औषधि बनाने में, दूसरा डेयरी उद्योग में, तीसरा औषधि बनाने में। औषधि बनाने में अर्थात बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के इंसुलिन तैयार किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो लिख सकते हैं जीवाणुओं से अनेक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। जीवाणुओं से एंटीबायोटिक तो आप लोगों ने यहाँ देखा जीवाणुओं से अनेक प्रतिजैविक तैयार की जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, यह जो प्रतिजैविक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ये एक प्रकार का जीवाणु है, यह एक प्रकार का क्या है, प्रतिजैविक है। ये हो गया जीवाणु, ये हो गया प्रतिजैविक। नहीं तो आप लोग जानेंगे नहीं तो इधर उधर हो जाएगा प्रतिजैविक।
स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। आगे हम मल अपघटन में पढ़ेंगे, चौथी हेडिंग रहेगी मल अपघटन में। मल अपघटन में देखेंगे जो मल मूत्र होते हैं, जो शरीरों से निकलने वाली गंदगी होती है, उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं वो मल मूत्र में उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। और किसमें? अकार्बनिक पदार्थों में। तो ये जीवाणुओं का ही सब कार्य है स्टूडेंट्स। आप जाएंगे सेकेंड ईयर्स में अर्थात 12 की क्लासों में, तो आप पढ़ेंगे गंगा की जो सफाई का अभियान है, गंगा जमुना जो प्लान चलाया गया, गंगा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान, उसमें बताया जाएगा कि कैसे नदियों को साफ किया जाएगा। तो शहरों से निकलने वाली गंदगी जो होती है उसको इकट्ठा करके उसमें जो गंदगियां होती हैं उसको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों द्वारा अपघटित करवा दिया जाता है और शुद्ध पानी को गंगा में छोड़ा जाता है, जमुना में छोड़ा जाता है। तो ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। यहाँ देखेंगे कुछ यूजेज मल अपघटन में, अर्थात जो गंदगी होती है उसके अपघटन में कैसे जीवाणु कार्य करते हैं। तो लिखेंगे कृत्रिम जलाशयों में मल मूत्र सड़े गले पदार्थों, कृत्रिम जलाशयों में मल मूत्र एवं सड़े गले पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं, जिनसे कभी कभी बीमारी आदि का खतरा होने वाला होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कृत्रिम जलाशयों का मतलब कि जो ह्यूमंस द्वारा जो जलाशय बनाए गए होते हैं उन्हीं को कृत्रिम जलाशय कहलाता है, जिसमें मल मूत्र एकत्र होते रहते हैं। तो सभी के एकत्र होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को होने का खतरा बढ़ जाता है, परंतु जीवाणु इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थों में
अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा जिससे पौधे इनका उपयोग कर पाते हैं, जिससे पौधे इनका उपयोग कर पाते हैं। उपयोग कर पाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कृत्रिम जलाशयों में मल मूत्र सड़े गले पदार्थों को जो इकट्ठा होने से खतरा बढ़ जाता है, इन खतरा को भी जीवाणु दूर कैसे करते हैं? तो जीवाणु इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो सड़े उसमें गंदगी में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको तोड़ देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं किसमें? अकार्बनिक पदार्थों में, जिससे पौधे उन अकार्बनिक पदार्थों को अपने यूजेज में ले लेते हैं, अपने प्रयोग में ले लेते हैं। ये रहा मल अपघटन में जीवाणु। अब देखेंगे जीवाणु के हानिकारक प्रभाव। ये रहा कुछ लाभप्रद जीवाणु के बारे में। अब हानिकारक